नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। बाहुबली मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी है। जैसे ही कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया, उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसके चेहरे पर तनाव देखने को मिला। टेंशन के चलते उसने अपना माथा पकड़ लिया। बता दें, कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी शहर के चेतगंज में 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय की हत्या के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी पर आरोप उसको लेकर लगा था और करीब 32 साल पुराने इस हत्याकांड पर आज यानी कि सोमवार को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उनको दोषी करार दिया गया है। आजीवन कारावास की सजा का ऐलान एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर वकील का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। इसको रेरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। तो आजीवन कारावास की सजा का ऐलान कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर उनके भाई जो बरसों से लड़ रहे थे, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनाते हैं। ये 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो खौफ और आतंक के दूसरे नाम यानी कि मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान किया गया। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि 32 साल के बाद इंसाफ मिला। मुख्तार अंसारी कोर्ट ने दोषी माना है। धारा 302 के तहत मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से दोषी उनको 302 के तहत धारा के तहत करार दिया गया। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में हत्या जो दिन दहाड़े की गई थी, लहुरा बीर इलाके में गोली मारी गई, गोलियों से भूना गया। सुबह के वक्त अवधेश राय को गोली मारी गई थी। 32 साल पहले ये जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वैन से आए थे बदमाशों ने जिनकी हत्या की थी और उसको लेकर अब दरअसल सजा का ऐलान किया गया है। मामले मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था और पूरा मामला बरसों से दरअसल कोर्ट के चक्कर काट रहा था। पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश का नाम भी इस पूरे मामले को लेकर जुड़ा था और उनको लेकर भी ये जानकारी मिली। अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। 32 साल के इस इंसाफ में यानी कि जो आरोपी थे उनकी एक शख्स की मौत हो चुकी है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने फिलहाल दोषी करार दे दिया है। आजीवन कारावास का ऐलान कर दिया गया है। 302 के तहत मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया। ये जो मामला था, जो वाकई हाई प्रोफाइल मामला था, जिसको लेकर लंबे समय से खुद उनके भाई और उसके साथ साथ राजनीतिक अगर नेताओं का जिक्र करें तो चर्चाओं का विषय दरअसल ये मामला बना रहता था और अब जाकर इसको लेकर ऐलान कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान कर दिया गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए सीधा रुख करते हैं दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। अली अब्बास काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हैं। अली अब्बास जी, आपका बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से, क्योंकि 2017 के बाद से स्थितियां कुछ ऐसी बनी जिसका जिक्र बीजेपी कई नेताओं की ओर से किया जाता है। कई ऐसे ये जो मामले थे जिसमें माफियाओं का आतंक उत्तर प्रदेश के अंदर था, उसको खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है वर्तमान की सरकार ने उठाया, ये जिक्र बीजेपी के नेता कई करते हैं। और फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान, आजीवन कारावास का ऐलान कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को लेकर। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया? देखिए हेमंत जी, बहुत सही आपने था कि जिस तरीके से 2017 के बाद से, जो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी, जो उत्तर प्रदेश की छवि थी, जो प्रदेश में जाने वाली जनता जानती थी कि साहब उत्तर प्रदेश माने अपराध का शहर, उत्तर प्रदेश माने माफियाओं का शहर, उत्तर प्रदेश माने गरीब जनता को लूटने वाले अपराधी जो बड़ी बड़ी अपनी ताकत पर बढ़ते चले जा रहे हैं, जो गरीबों की जमीनों पर तैयार है। आज वही उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव दिख रहा है 2017 के बाद से।
आज कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंसी के अंतर्गत और सुरक्षा का वातावरण जो उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा है, ऐसे बड़े बड़े अपराधी जो चकिया की गलियों से लेकर के फिरोज तांगे वाला का लड़का इतना बड़ा अपराधी बनता, और आज जिस तरीके से, मैं तो न्यायालय का धन्यवाद करता हूं, हम सब लोग तो हमेशा से न्यायालय पर विश्वास करते हैं और न्यायालय का परिणाम हमने आज देखा कि एमपी एमएलए कोर्ट ने जिस तरीके से 32 साल पहले हुई घटना पर आज अपना निर्णय दिया, ऐसे बड़े अपराधी को, जिसके और सारे भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज है, उन पर भी कोर्ट अपना न्यायालय निर्णय करने की समीक्षा में कर रहा है, उसकी तारीखें भी लगातार चल रही है। मगर जिस तरीके से सरकार की मंशा के अनुसार, सरकार की पैरवी के अनुसार जिस तरीके से न्यायालय ने इस निर्णय को लिया है, मैं उस न्यायालय के कोर्ट का स्वागत का अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से ऐसे अपराधी जो उत्तर प्रदेश के अंदर पनपते थे, आज उनके अंदर भी। लेकिन अजय राय जी ने एक बात कही, उनके भाई ने आज एक बात कही कि 2 या 3 गनर मुझको सुरक्षा को लेकर दिए हुए हैं और इसको लेकर एक नाराजगी उन्होंने जाहिर की। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा न केवल समाजवादी पार्टी, न केवल बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार और न केवल बीजेपी की सरकार, सब ने हमको प्रताड़ित किया, परेशान किया, ये जिक्र भी अजय राय कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या वाकई में 2017 के बाद ये इंसाफ उनको, उनके परिवार वालों को मिला? क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम तो 32 सालों से लड़ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से मंशा ही हेमंत जी तय करती है कि किसी अपराधी को कितना संरक्षण दूसरी पार्टियों से मिला, कितना उनको बढ़ाने का काम किया जाता था, कितना उनके अपराध में साथ में मिलकर के लिप्त रहने का काम किया जाता था। जो व्यक्ति लगातार उस अपराध में शामिल था, उसको किस तरीके से न्यायालय ने सजा दी और किस तरीके सरकार की पैरवी के अंतर्गत। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, मुझे एक बात यही भी है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा क्या है, ये वही सरकार थी जहां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मंत्री की भैंस ढूंढने में लग जाती थी। आज वही कानून व्यवस्था है जो बड़े बड़े अपराधियों को सजा दिलाने में, कानून व्यवस्था के अंतर्गत सुरक्षा का वातावरण बनाने में, और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अपराधियों के अंदर जो खौफ है, जो वातावरण है कि या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए या उत्तर प्रदेश की कारागार जेल के अंदर नजर आए। तो क्या ये माने कि पूर्वांचल जो है वो अपराध मुक्त हो गया? इस एक सदी का अंत, इसको इस तरीके से देखें, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है? देखिए, निश्चित रूप से 2017 के बाद से जो भी अपराधी, चाहे पूर्वांचल क्षेत्र के हों चाहे पश्चिम क्षेत्र के हों, निश्चित तौर पर उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया गया है। और जिस तरीके से लगातार आज अपराध का नाम निशान खत्म होते चला जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में करने का कार्य किया गया है, निश्चित तौर पर जो भी ऐसी घटनाएं करेगा, जो कानून से खिलवाड़ करेगा, जो अपराधी होगा, एक बात और समझना पड़ेगा हेमंत जी, बार बार चर्चा आती है कि इसमें एक तरफा कार्रवाई की बात आती है। मैं तो एक बात इसमें जोड़ूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी और अपराधी की सजा कड़ी कार्रवाई है, और वो कड़ी कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कर रहे हैं। ओके, अली अब्बास जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हैं। अली अब्बास जी, एक तरफा कार्रवाई का जिक्र कर ही दिया, अभी आप कह ही देते, शायद ये इन्होंने जिक्र कर दिया, क्या कहेंगे सर? की क्योंकि ये तो पूरा श्रेय ले लेते हैं, वो कहते हैं कि 2017 के बाद ही सब कुछ हो पाया, और सदन के अंदर खुद योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, ये स्थिति है। जी, मैं सोनकर जी की बात सुन रहा था, मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा कि सोनकर जी जो है ये भूल रहे हैं कि ये हत्याकांड किसकी सरकार में हुआ और कितनी सरकारें इनकी आ चुकी। 2017 से पहले 4 मुख्यमंत्री इनके बन चुके हैं, उनके कार्यकाल में, इसका मतलब वो भी नाकारे थे। अरे भाई, बीजेपी की तो 4 बार सरकार इससे पहले बन चुकी है, उस दौरान क्यों नहीं कार्रवाई हुई, ये बताइएगा। आप ये कह रहे हैं कि सब 17 के बाद ही कार्रवाई हो रही है, तो इसका मतलब पहली सरकारें बीजेपी की नाकारा थी। आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने इस बात को तस्लीम कर लिया कि पहली बीजेपी की सरकार माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार, माननीय राजनाथ सिंह की सरकार, और जो दूसरे मुख्यमंत्री बीजेपी का है वो नाकारे थे क्या? उस वक्त में नहीं कोई कार्रवाई हो रही थी, तो आपने खुद जवाब दे रहे हैं। दीपक जी, कह दीजिए। दीपक जी, देखिए, मेरा आदरणीय अली जी से निवेदन है, किसी भी एक जनप्रतिनिधि के लिए किस भाषा का प्रयोग एक चैनल पर करना चाहिए, उस भाषा पर थोड़ा धैर्य रखें और अपनी भाषा को ठीक रखें। अब शब्द भाषा का प्रयोग करना मुझे भी आता है, मगर किस चैनल पर आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आपको तय करना। दूसरी बात यह है कि 2 बार जनता ने आशीर्वाद आपको दिया,
जनता ने कुर्सी सत्ता जी। हासिल करने का काम आपको दिया, मगर आपने जनता को क्या दिया? आज उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के अंदर परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय कर रही है। आज 2014 से जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। जनता परफॉर्मेंस तय कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की 2 बार सरकार काजमी जी, बनने का काम ये जनता ने काजमी किया। जी की ओर से कहा जा रहा है कि जब सरकार आपकी भी रही है पहले, लेकिन 32 सालों में उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अभी श्रेय ले रहे हैं 2017 के बाद, आप योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं केवल। देखिए जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो ये कानून व्यवस्था को लेकर के, अनुशासन को लेकर के और ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती रही है। ये साथ अली भाई को भी जानकारी होगी। ये ऐसे बड़े माफियाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ऐसी कार्रवाई करने का काम किया है। मगर वही जब सरकार दूसरी आती है, वहीं ऐसे अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, उनको पॉलिटिक्स में शामिल किया जाता है, उनको एमपी बनाया जाता है, उनको जो है विधायक बनाया जाता है, उनको लगातार संरक्षण दिया जाता है। हमें भी ध्यान आता है कि किस तरीके से चकिया की गलियों से निकलने वाला फिरोज तांगा वाले का लड़का एमपी और एमएलए बन करके चला गया, और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगे में करने वाले अपराधी किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास के अंदर बैठ करके दावतें खाते थे, ये लगातार ये उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और आज वही खौफ उत्तर प्रदेश से खत्म करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। काजमी जी क्या कहेंगे? माफियाओं को आपने पाला और माफियाओं को मिट्टी मिलाने का काम बीजेपी कर रही है, यही कह रहे हैं? तो जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप ये भूल गए कि आपके भी कुछ जो है एमपी जो बार बार एमपी बने हैं, माफिया एमपी बने हैं, आज वो भी सीना ठोके घूम रहे हैं। और हमारी बेटियां जो पहलवान बेटियां हैं, आज वो न्याय के लिए जो है दर दर की ठोकरें भटक रही हैं। इन्हें ये भी याद होना चाहिए कि इनके भी जो नेता 6 बार एमपी बन गए हैं, वो किस के बल पे एमपी बने हैं। आज वो कानून को धता बता रहे हैं, आज वो न्याय का माहौल उड़ा रहे हैं। अली जी तभी कोई ऐसा अपराधी जो एक पार्टी के मंच पर अपने कुत्ते को लेकर के चला जाता है और उस परिचय सबसे कराता है, हमने नजारा देखा है किस तरीके से अपराधी किनके मंचों पर सम्मानित करने। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ, आप दोनों के पास लौट रहा हूँ। हमारे पास पूर्व डीजी सूर्य कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। सूर्य कुमार जी, किस तरीके से देखें, 32 सालों का इंतजार करना पड़ा और अब जाकर इंसाफ मिला। अजय कुमार जी को भी हमने सुना और उन्होंने कहा कि मैंने मेहनत करी, बरसों से हम लगे रहे, उसके बाद अगर आप लगे रहेंगे, आपको अगर विश्वास होगा कानून में, तब जाकर ही आपको इंसाफ मिल सकता है। नहीं तो ऐसे इतना पेचीदा मामला, इतना गंभीर मामला, इतना जघन्य अपराध, ऐसे मामलों को लेकर ऐसे माफियाओं को बड़े आसानी के साथ छोड़ दिया जाता है, या फिर उनको राजनीतिक संरक्षण वाला होता है तो फिर बड़े आसानी के साथ वो मामले को ही गायब कर दें, केस डायरी गायब कर दें। बिल्कुल भाई साहब, आपकी खास तौर पर सही है जी कि ये माफिया जो पैसे की ताकत और गुंडागर्दी की ताकत से आम जनता को परेशान करते हैं और अपने बाहुबल और धनबल से सारे समाज को पंगु बनाने को, पूरी व्यवस्था को पंगु कर देने की साजिश और कोशिश करते रहते हैं जी। तो इसमें तो जितने बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं और जिन पर ये जिम्मेदारी समाज को और बेहतर बनाना है और शांतिपूर्ण बनाना है और विकासशील बनाना है, तो ये मुद्दा कोई विवाद का विषय है ही नहीं। मैं समझता हूँ जितने साथी बैठे हुए हैं डिबेट में भी और जो लोग सुन रहे हैं, सब ये चाहते हैं कि हमारा समाज एक शांतिपूर्ण समाज बने, विकासशील समाज बने, विकसित देश बने। तो उस लिहाज से बड़ा जरूरी है कि ये माफिया अपराधी जो समाज में इस तरह का वातावरण, दूषित वातावरण बना देते हैं, जिसकी वजह से व्यापारी डर जाते हैं, उद्योगपति डर जाते हैं और विकास का काम रुक जाता है। तो ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है आज की ये 32 सालों बाद सजा हुई। इसमें चिंता की बात यही है कि 32 साल बाद क्यों हुआ, बिल्कुल, और जो हुआ सो हुआ। आगे हम लोगों को मिलजुल कर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि तत्परता पूर्वक 4 महीने में, 6 महीने में जजमेंट हो जाए। अब तो विशेष अदालतें भी बन गई हैं, एमपीएमएल कोर्ट भी बन गए हैं। बिल्कुल। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप मानते हैं कि ऐसे मामले, क्या वाकई राजनीतिक संरक्षण ऐसे माफियाओं को प्राप्त होता है और उसमें था? यही वजह है कि एक इंसाफ के लिए जो परिवार है इतने सालों का इंतजार उसको करना पड़ा, या मानते हैं? बिल्कुल, आपने सुना ही होगा भाई साहब कि पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स इज लास्ट रिफ्यूज ऑफ इट काउंटर। ये जितने बदमाश होते हैं, ये राजनीतिक संरक्षण वाली कहानी मैंने भी बड़े करीब से देखी है, कैसे घटित होता है ये लोग जब बदमाशी करते हैं और 1 करोड़ रुपए फिरौती में वसूलते हैं कहीं से, तो पता लगा 10 लाख रुपए रिजर्व रख देते हैं कि कहीं कोई खास जगह पर पहुंचकर, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, चाहे प्रभावशाली समाज सेवी हैं, उनको चंदा देना, बिना मांगे पैसा दे देना, हम आपके सहयोगी हैं। और एक नई शैली निकाली थी इन्होंने कि दिल्ली में पैसा वसूलो, लूटो, बंबई में लूटो, चंडीगढ़ में लूटो और पैसा खर्च करो अपने मऊ में या आजमगढ़ में पैसा खर्च करो। इस तरह की बदमाशी के लोग करते थे चालाकी से, ताकि लोकल पब्लिक के लिए माफिया न कहे जाए, वहां पर वो बड़े भारी पब्लिक के लीडर माने जाएं और लोगों की शादियों में मदद कर दें, गरीबों की मदद कर दें। ऐसे इस तरह की छवि बनाकर बड़ी चालाकी, नेताओं के यहाँ पहुंचकर बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट बिना मांगे दे दो और देकर वहां फोटो खिंचा लो और उसके बाद कहो कि हम तो बड़े समाज सेवी हैं, बड़े हम तो परोपकारी हैं। इस तरह करके व्यवस्था को धोखा, पूरे समाज को धोखा। सूर्य कुमार जी, क्या लगता है 2017 के बाद ये माना जाए? और हर मुख्यमंत्री चाहता है कि हमारे शासन काल में अच्छा कानून व्यवस्था का राज हो, अच्छा शासन चले, शांति व्यवस्था रहे। लेकिन ये बात सही है कि जो वर्तमान सरकार है इसने और ज्यादा स्पष्टता के साथ जोर लगाया। जैसे आपने महसूस किया होगा, इन्होंने कानून बनाया कि अगर गुंडागर्दी करे तो चौराहे पे पोस्टर टांग दो। इन्होंने कानून बनाया कि उससे जितना पैसा दंगे में नुकसान होगा उन्हीं से वसूली कर ली जाएगी जी। या कहा कि जो गुंडा बदमाश गलत घर बनाए हुए उसका घर नगर विकास अधिनियम के अंतर्गत गिरा दिया जाएगा जी। क्या फैसला किया कि अगर वो पुलिस पे गोली चलाता है, बहुत बदमाश है, तमाम मर्डर कर चुका है, अपहरण कर चुका है, तो उसे गोली मार दी जाएगी जो पुलिस पे गोली चलाएगा, तो इनकाउंटर हो जाएगा। तो इससे थोड़ा माहौल जो है बदमाशों के खिलाफ और मजबूत बना है और वो प्रशंसनीय काम है, दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है। बल्कि ऐसे मौके जब इस तरह हो, भले एक मुख्तार अंसारी को थोड़ी तकलीफ होगी, उसके समर्थकों को तकलीफ होगी कि अरे भाई को सजा हो गई, लेकिन उसको बृहत्तर हित में देखिए, समाज के पूरे प्रदेश देश के हित में, कि अगर एक आदमी, यानी आप मानते हैं कि ये सरकार सिस्टम को इसको लेकर थोड़ा सा श्रेय जाता है, ये जो मामला है इसको इस तरीके से समझें? बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए, वाजिब जो है वाजिब बात सबको कहनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए कि दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई गई है। अली अब्बास जी, आप सहमत हैं सर जो बात सूर्य कुमार जी कह रहे हैं? डीजीपी सर ने जो बात कही है वो 100% सही है, हम सहमत हैं उनकी बात से जी। तो जब आपकी सरकार रही तब इच्छा शक्ति नहीं थी, मंशा नहीं थी? हमेशा वो खुद कह रहे हैं कि प्रत्येक मुख्यमंत्री चाहता है, प्रत्येक सरकार चाहती है, वो लॉ एंड ऑर्डर के प्रति कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जो ढिलाई बरते। तो उस वक्त ऐसी स्थितियां क्यों नहीं संभव हो पाई? क्या लगता है आपको कि क्या टाइमिंग वो ठीक नहीं था, समय वो सही नहीं था? 91 से तो बहुत सरकारें आई हैं, सभी ने प्रयास किए होंगे, समाजवादी पार्टी की भी आई, हमारी भी सरकार रही है, हमने भी प्रयास किए होंगे। तो डीजी सर कह ही रहे हैं कि प्रत्येक सरकार, प्रत्येक मुख्यमंत्री चाहता है कि उसका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दुरुस्त रहे। ऐसा कोई नहीं चाहता कि उसके सरकार में कोई गुंडागर्दी बढ़े या कोई माफिया सर उठाए, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता है। नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि माफियाओं को आपने पाला और माफियाओं को ठिकाने लगाने का हमारी सरकार कर रही है। अतीक अहमद का जिक्र करता है जी, क्या कहता है, तो ये तो आप ब्रजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए कि कैसे सीना ताने घूम रहे हैं, और हमारी बेटियां जो है दर दर की ठोकरें खा रही है, उन्हें कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। ये तो आपको भी दिखाई दे रहा है और सारी दुनिया देख रही है। नहीं अलीबाज जी, लेकिन क्या लगता नहीं आपको कि वो जो ट्रेंड था, माफियाओं को जो ट्रेंड था, जो वक्त था बरसों पहले का, अगर हम जिक्र करें जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उस वक्त जो खौफ माफियाओं में नहीं था, वो स्थिति अब नहीं है। वो स्थिति अब थोड़ी सी कंट्रोल हुई है। सिस्टम इसके लिए बधाई का पात्र है, सरकार इसके लिए बधाई का पात्र है। आपको लगता है क्या ऐसा तो नहीं था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में या फिर उस वक्त जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हों उनको इतनी पावर नहीं हो, या फिर उस वक्त स्थितियां ऐसी नहीं हो जो अब स्थिति बन गई है?
जैसा कि अभी सूर्य कुमार शुक्ला जी ने भी कहा कि अगर कोई अपराधी अपराध करने की इच्छा रखेगा तो उसको ऐसा नकेल उस पर कसा जाएगा कि वो आगे स्थिति ऐसी न ला पाए। देखिए, श्री सूर्य कुमार शुक्ला सर जो है उन्हें बहुत अच्छा तजर्बा है, उन्हें पूरी उनकी जो है पूरा कार्यकाल यूपी में बीता है, तो उन्हें वो हमसे बेहतर बताएंगे इसके बारे में। जी, लेकिन आप क्या मानते हैं सर? समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, जी, मुख्यमंत्री जो है वो हमेशा यही चाहता है कि उसकी सरकार जो है सुचारू चले, कोई किसी तरह का दंगा फसाद ना हो, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रहे। कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उसकी सरकार में कोई जो इस तरह का कोई वो तो। ठीक है सूर्य कुमार शुक्ला जी, थोड़ा कंपैरिजन अगर मैं कर लूं तो कंपैरिजन को लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ है ऐसी स्थिति है कि 2017 जो वो कहते हैं सदन के अंदर, जो आप भाई साहब बात कह रहे हैं उसका लबोलुभाव ये है कि देखिए, पार्टी या कोई राजनीतिक दल एक व्यक्ति नहीं होता। हाँ। कि उसमें जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जो भी होता है वो तो चाहता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल टाइट रहे, अच्छा काम चले, लेकिन ये बहुत बड़ा संगठन होता है, लाखों लोग होते हैं राजनीतिक पार्टी में। अब वो लाखों लोगों में अलग अलग संपर्क होते हैं। किसी आदमी कोई आदमी राजनीतिक पार्टी में बहुत अच्छा होता है, कोई आदमी ऐसा भी होता है जिसकी दोस्ती क्रिमिनल से होती है, माफिया से होती है, तो वो जो भीतर वो सहयोग करता है। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम ले रहे हैं बार बार, वो उनको माफिया बता रहे हैं काजवी जी। तो किसको? ब्रजभूषण सिंह शरण। देखिए, यही बता रहा हूं कि कोई भी इतना लाखों लोगों का ये संगठन होता है। अब उसमें फिर जब आप तुलना करते हैं तो एक बुद्धिमान आदमी का कर्तव्य ये है कि भाई अनुपात निकाल लो कि किस पार्टी में कितने अपराधी हैं और कितने शरीफ आदमी हैं। और एक और बात होती है कि जैसे आपने सुना होगा, एक जमाना आया यूपी के इतिहास में कि जब राजनीतिक पार्टियां बूथ कैप्चरिंग के ऊपर निर्भर करने लगी और अपराधियों की सहायता से वो बूथ कैप्चर कराकर सरकार बनाने का सपना देखने लगी। फिर धीरे धीरे अपराधियों ने सोचा कि हम इनके लिए क्यों बूथ कैप्चरिंग करें, हम खुद ही चुनाव लड़ लें और बूथ कैप्चर। तो आपने देखा ना, अतीक अहमद वगैरह 6 बार विधायक सांसद रह लिए, खाली इसी की कोई, और जेल में बैठकर 3 बार अगर विधायक की कुर्सी पर वो पहुंच जाएं तो वाकई ये क्या स्थिति है। ठीक, ओके। उनकी पकड़ बढ़ जाती है राजनीतिक व्यवस्था के दबाव में, वो प्रशासनिक व्यवस्था को दबा देते हैं जी, और वो अपनी फाइलें गायब करा देते हैं, दर्ज के मामले, चार्जशीटें फड़वा देते हैं, गवाह तोड़ लेते हैं। चलिए, ओके सूर्य कुमार जी, माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, काजमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सूर्य कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी दरअसल सजा का जो ऐलान एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से किया गया मुख्तार अंसारी को लेकर, और आगे की स्थितियां, हालांकि दरवाजे खुले हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनके वकीलों को ने जिक्र किया है कि दरवाजे खुले हुए हैं उनके लिए, आगे वो इसको लेकर शायद याचिका लगाएं और राहत वहां से मिल सके। लेकिन अजय राय का भी अगर जिक्र किया जाए, उनके भाई जो इस पूरे मामले को लेकर 32 सालों से लगभग लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हमको भी सुरक्षा की आवश्यकता है, इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है सिस्टम को, सरकार को। इसके साथ खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।